जो ये वाला टॉपिक था क्या था? टीपू तक आप करवा दिए थे, पंजाब सिख वाला कहाँ करवाए थे? हाँ, सिख वाला वो भी करवाएंगे, वो बचा होगा। ठीक है, तो मैं उसको हम देख और के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने देखा था जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स की स्थापना होती है, स्वायत्त राज्यों की, उसके क्रम में हमने बंगाल के बारे में देखा, अलीवर्दी खान के बारे में पढ़ा, सिराजुद्दौला, अलीनगर की संधि, प्लासी का युद्ध, ठीक है, मीर कासिम, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, अवध, हैदराबाद, और जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, उन सबको देख लिया था। ठीक है। चलिए इसके बारे में जो है कुछ प्रश्न हम क्विकली देखेंगे। कोई बताइएगा कि सुनहला फरमान यानी कि गोल्डन फरमान है ना, किसने जारी बीजापुर किया के था, कहाँ रजन के ने। सुल्तान ने? बीजापुर के बीजापुर। शासक आदिल शाह दिया था शायद। अच्छा, गोलकुंडा भी वही हो सत्रह जाएगा, सौ गोलकुंडा का सत्रह सौ सुल्तान। छत्तीस या हम्म समथिंग में। ठीक है, 1736 में कितना 1632 था? 1632 1632 में। 32 1632। में। ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक है। बताइएगा कि जो व्यापारिक छूट के लिए मैग्ना कार्टा जो है प्रदान किया गया था, ठीक है, व्यापारिक छूट प्रदान किया गया था अंग्रेजों को, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया था, वो किस मुगल बादशाह के द्वारा जारी किया गया था? फारूक सियार। फरुखसियार। फारूक 1717 सियार। में। ठीक है, सत्रह सौ चलिए ठीक सत्रह है। में। ठीक है। बताइएगा कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी, वह किस जो है सरकार, मतलब उस समय राजा कौन था फ्रांस का जिसके समय जो लुईस था? बोलबर्ट के लुईस सहयोग से। 14वां और 14वां 16वां लुई ठीक है, 14, हाँ लुई 14वां 14 था। 14वां। और ठीक है। कोलबर्ट किया था। ठीक है, बताइएगा स्वाली का युद्ध जो है कहाँ पर हुआ था, या किसके बीच में हुआ था, ये बताइएगा किसके बीच में हुआ था? 1700 कितना था, 12 या कितना में था ना, नहीं, सत्रह सौ पुर्तगाली 61 में। और 1700 में नहीं था, 1600 में था, 1600 कुछ में था। बताइएगा, 16। कोई दूसरा व्यक्ति बताइए। प्रभा मैम आप बताइए, 1600। स्वाली का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? पुर्तगाली और ये था ना, अंग्रेज था ना स्वाली। हाँ ठीक है, पुर्तगाली और ब्रिटिश ईस्ट अंग्रेज। इंडिया कंपनी के बीच में हुआ अंग्रेज। था। 29-30 नवंबर 1612 को हुआ था। इसमें किसकी जीत होती है? हाँ, इसका ब्रिटेन वाला का। हाँ, अंग्रेज। अंग्रेजों की जीत होती है। ये गुजरात के सूरत नामक शहर में ये युद्ध हाँ, हुआ था। सूरत में ठीक हुआ है। था जी। अच्छा, बताइएगा जो 1200 रुपए के वार्षिक किराया पर 3 गांव सूतानापी, कालीकाटा और गोविंदपुर जो है अंग्रेजों को दे दिया गया था, यह किसके द्वारा दिया गया था? बंगाल का सूबेदार कौन था वो? अ, अजीम उस्सान नाम था उसका। ठीक है। अजीम उषा। हाँ आजमी हाँ, था। अजीम उषा। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। वेदरा का युद्ध कहाँ हुआ था और किसके बीच में हुआ था? चलिए, वेदरा का युद्ध किसके 59 बीच में में हुआ हुआ था और था। कब हुआ था? बेदरा का 17। जो है ना 59 में 59 हुआ में। था। डच डच के और साथ हुआ था। ब्रिटेन। ब्रिटेन डचों का और और डच ब्रिटिश। का। डच और ब्रिटेन का। ठीक है, चलिए ठीक है। हम्म। चलिए अब कोई और बताइएगा। अ, देखिए मैम, आप बताइए, कर्नाटक का युद्ध जो है, प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? सुमित सर आप बताइए, सेम प्रश्न, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सुमित सर, डू यू कॉपी? सुमित सर देख रहे हैं, वीडियो चला के गायब हैं ये लोग। मन्नू बताओ। तो नहीं हम आवाज आ- 1746 में। बताएं। नहीं नहीं मैम, आप तो उत्तर दे ही रही है, बाकी लोगों से पूछते हैं। 1746 में। 1746 से 48 के बीच में हुई थी। ठीक है। और इनको इसको जो है सेंट थोम की संधि भी, युद्ध भी, सेंट थोम का युद्ध भी कहा जाता है। बताइएगा इस युद्ध का जो है अंत किस संधि के तहत होती है? एक्सला सापेल का संधि। हाँ ठीक है, एक्स ला सापेल, अंग्रेजी में AIX ला, LA और CHAPE, ठीक है, हिंदी में इसको एला सापेल की संधि भी लोग बोलते हैं। ठीक है। चलिए, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 46 पहला हुआ था, 46 48, दूसरा हुआ था 49 से 54। 1749 से 54 के बीच में होता है। ठीक है। और इसको अंबूर का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम को सेंट थोम का युद्ध कहा जाता है, दूसरे को अंबूर का युद्ध भी कहा जाता है, और ये समाप्त होती है इसी किस संधि के के तहत? बीच में हुआ था ना सर, हाँ हाँ कर्नाटक के बीच में ही हुआ था अंबुर का हाँ हाँ। युद्ध। ठीक है।
बताइएगा इसको इसको जो है मतलब सीक्वेंस ऑफ वॉर होता है, ऐसा नहीं है कि एक जगह लड़ा बात खत्म हो गया, 1 घंटा 2 घंटा लड़ा बात खत्म नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ पे लड़ा, शाम हुआ, कल को फिर कहीं पे आके मिल लिया, ठीक है, वहां पे लड़ लिया। बताइएगा पांडिचेरी की संधि के तहत जो है द्वितीय युद्ध जो है समाप्त होता है। तृतीय युद्ध जो है कब होता है कर्नाटक का? जल्दी जल्दी 56 से बताइएगा। ये 63, 56 से 56 से 63। 63। और 56 ये से किस 63। किस संधि के तहत ये समाप्त होती है? पेरिस। 23 में, ठीक है। पेरिस। इसी के तहत होता है वन डिवास का युद्ध 1760 में। 1760 में, ठीक है। चलिए ब्रिटिश की हम्म, तरफ से कौन था? ये ब्रिटिश की तरफ से वाणिवास में था लाली। आयरकूट, आयरकूट। वाणिवास था ना, और आयरकोट और काउंट डी हाँ लाली था। आयरकूट और उधर से लाली। और लालीपुर बताइएगा ट्रांसफर। गिरिया का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? कौन सा सर? गिरिया का युद्ध, सीरिया गिरिया पूछ का, रहे हैं। गिरिया गिरिया, गिरिया अच्छा गिरिया। 1740। 1740 हाँ, किसके 40 किसके किसके बीच में हुआ था? अलीवर्दी खां और सरफराज। सरफराज। अली बर्दी खान और सरफराज के बीच में। सरफराज, हाँ। ठीक है, बताइएगा तकाबी ऋण जो है कौन किसके द्वारा दिया जाता था? अली अली अथी वो सॉरी वो क्या नाम है, मतलब खेती करने के लिए। मुर्शीद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद, मुर्शिद ठीक कुली है, खां। मुर्शिद कुली। और इसको जो कलेक्शन होता था वापस इससे वसूली का जो काम होता था कौन प्रथा के तहत होता था? इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा का, ठीक है। चलिए हम्म, जो सुजाउद्दीन था उसने अलीवर्दी खान को कहाँ का जो है उप सूबेदार घोषित किया था? बिहार का। बंगाल। बिहार का, ठीक है। अच्छा ठीक बिहार, है, हाँ। हाँ, बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने मुगलों को कर देना बंद कर दिया और जो अलीवर्दी फोर्स का खां, इस्तेमाल करके बंगाल का डेवलपमेंट किया? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी बताइएगा खां। अलीवर्दी ब्लैक होल की खां। घटना किस नवाब के समय में हुई थी? सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला। के समय में। छप्पन। बताइएगा 20 जून संस्थापक, था क्या? हम राज्य का नाम बताएंगे, संस्थापक का नाम आप बताएंगे, ठीक है। अवध का संस्थापक कौन था? शदात खां। सआदत खान, शहादत सआदत खां। खान, शहादत खां, सॉरी गलती शहादत से। नहीं, सआदत खान, ठीक है। हैदराबाद, शहादत खां, हाँ। हैदराबाद। चिनकिलीज खां, चिनकिलीज। चिनकिली खान, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। बताइएगा करनाल का युद्ध किसके समय में हुआ था या किसके बीच में हुआ था? नहीं याद आ रहा। नहीं ठीक है, मालूम। चलिए पानीपत का तृतीय युद्ध किसके समय हुआ था? 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठा। अब्दाली और मराठा। ठीक है, चलिए। मराठा की तरफ से कौन था? सदाशिव भाऊ। मराठा सदाशिव राव, सदाशिवराव भाऊ। सदाशिव भाऊ। राव भाऊ, ठीक है। चलिए बताइएगा शुकर खेरा या शंकर खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1700 कितना 24 था? 24 और 24 तीसरा 28 17 28 28 है। 1724 में, 28। 28। 1724 में, 24 अच्छा में अच्छा, हुआ था। ठीक ठीक। ठीक है, अब बताइएगा किसके किसके बीच में हुआ था? शंकर खेरा था ना। शकुर खेरा, शुकर खेरा या शंकर खेरा का युद्ध हुआ क्यों था ये बताइए। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये जो हैदराबाद में जाकर जो है चिनकिलिज खान जो इसकी स्थापना कर लेता है, बताइएगा किस कौन सा बादशाह था? मोहम्मद मुगल बादशाह कौन था? रंगीला, रंगीला था रंगीला, क्या? ठीक है। तो रंगीला जो है स्वतंत्र शासन की स्थापना जो करता है तो उसी को दबाने के लिए भेजता है अपना प्रतिनिधि। उस प्रतिनिधि का नाम क्या था? हाँ, कल बता रहे मुबारिज थे। खान, मुबारिज खान वो प्रतिनिधि था मुबारिज मुगल। खान। हाँ, रंगीला का ये प्रतिनिधि था और ये जाकर युद्ध करता है निजाम से। ठीक है, किसकी जीत होती है वहां पर? उन लोग का, चिनकिलीज खान का। हाँ, निजाम का जीत हो जाता है। और जब अपनी हार को छुपाने के लिए क्या करता है बादशाह, उसको कहता है कि चल भाई तू जो है जीता है, उसको जो है अपने से मिला लेता है और उसको वाइसराय घोषित कर देता है ऑफिशियली। ठीक है, दक्कन का वाइसराय घोषित कर देता है। शुकर खेरा और शंकर खेरा का यही युद्ध था। ठीक है, पाल खेरा का युद्ध के बारे में पता है किसी को? 28 में, 1728 में। 1728 में किसके बीच में हुआ था? निजाम और पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में हुआ था। ठीक है, निजाम और पेशवा बाजीराव प्रथम में। पेशवा बाजीराव प्रथम आपको पता ही होगा, अगर वो है तो जीता था। जीत ठीक गया है, था। हाँ। ठीक है। और इसके तहत कौन सा 2 कर देना स्वीकार किया था निजामों ने? चौथ कर और देशमुख। सरदेशमुख के। ठीक है, सरदेशमुख। कौन सा संधि होता है? मुंशी शिवगांव की संधि, है ना। मुंशी वो लोग शिवगांव, हाँ। कुछ लोग मुंगी शिवगांव कह रहे थे। ठीक है, मुंशी इसके तहत शिवगांव जी। होता है। ठीक है, चलिए हम आप लोग जो है सिखिज्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक सिख साम्राज्य का जो है रह गया था। ठीक है, तो नवीन स्वायत्त राज्य में ही इसको हम लोग कवर कर लेते हैं।
सिखिज्म इन पंजाब। ठीक है, चलिए तो देखिए, जो सिख धर्म है, ठीक है, सिख धर्म जो है, इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? नानक जी को। गुरु नानक। ठीक है, इसकी स्थापना का श्रेय जो है गुरु नानक को जाता है। ठीक है, इनका जन्म जो है कब होता है? 1469 में। ठीक है, पाकिस्तान जो है वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना या तलवंडी में हुआ था। ठीक है, ननकाना या तलवंडी में हुआ था। ठीक है, मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। ठीक है, इनके पिता कालूराम मेहता एवं माता तृप्ता देवी था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था और इनका संबंध जो है, ठीक है, खत्री जाति से था। ठीक है, खत्री जाति से था। ठीक है, इनको जो है 1469 में जन्म के बाद, ठीक है, 1496 में, इसी 2 डिजिट को रिवर्स कर दीजिए तो 1496 में जो है ज्ञान की प्राप्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और ये जो है संगत और पंगत 2 व्यवस्था की स्थापना करते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जो गुरु नानक थे ये बाबा फरीद से प्रभावित थे। ठीक है, किससे प्रभावित थे? बाबा फरीद से प्रभावित थे। ठीक है, तो हमने देख लिया इन्होंने संगत और पंगत, ठीक है, संगत और पंगत व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, संगत क्या था? संगत धर्मशाला था। ठीक है, मतलब मुफ्त रहने की व्यवस्था, और पंगत जो है लंगर व्यवस्था थी। ठीक है, मुफ्त भोजन की व्यवस्था वहां पर थी। ये जो है मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थी। ठीक है, समकालीन थे। अगला अगर देखना चाहे सिख गुरु के बारे में तो नाम आता है नानक के अंग अंगद का। ठीक है, सेकंड में याद रखिएगा, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नानक के अंग, उनका शिष्य बने अंगद। इनका असली नाम लहना था और ये 1539 से 52 तक गुरु पद पे रहे। इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने गुरमुखी लिपि की स्थापना की, मतलब सिस्टम शुरू किया, उसको डेवलप किया, गुरमुखी लिपि। और लंगर व्यवस्था को परमानेंट करने का श्रेय इनको जाता है। व्यवस्था अस्थाई बनाने का काम इन्होंने किया, अंगद ने। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं गुरु अमरदास। ये 1552 से 74 तक गुरु रहते हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट अगर देखें तो इन्होंने लवन विवाह पद्धति को जो है विकसित किया। नहीं, लवन विवाह पद्धति इनके समय में ही शुरू हुआ। 22 गद्दी की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, ये भी अकबर और हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, इन्होंने गुरु अमरदास, इनके आग्रह पर ही अकबर ने तीर्थ कर को समाप्त कर दिया। किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा, इनके आग्रह पर। और इनकी पुत्री थी बीबी भानी। ठीक है, इसको अकबर ने 500 गांव दान में दिया। इतना बात इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, गुरु अमरदास होके बन जाते हैं रामदास। चौथे नंबर पे आ जाते हैं रामदास। ठीक है, और ये 74 से लेके 81 तक गुरु पद को संभालते हैं। इन्होंने क्या किया कि 500 गांव जो मिला था उसको मिलाकर एक नया शहर बना देते हैं। 500 गांव को मिलाकर एक शहर बना देते हैं जिसका नाम पड़ता है गुरदासपुर। ठीक है, पंजाब में आज भी ये गुरदासपुर है। ठीक है, और आगे चलकर इसी गुरदासपुर को अमृतसर कहा गया।
ठीक है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गुरु के पद को वंशानुगत बना दिया, ठीक है, हेरिडेटरी बना दिया, क्योंकि इनका पुत्र जो है आगे चलकर गुरु बन जाते हैं। ठीक है, तो इनके पुत्र बनते हैं गुरु अर्जुन देव। ठीक है, याद रखिएगा, आपको सीक्वेंस बताया कि याद कैसे रखेंगे। प्रथम सबको याद रहेगा गुरु नानक, सेकेंड में हो जाएंगे उनके अंग अंगद, ठीक है, तृतीय बस याद रखिएगा कि अंगद बन जाते हैं अमर, ठीक है, और अमर होके हो जाते हैं वो राम। ठीक है, राम जो थे बहुत बड़े धनुर्धारी थे, ठीक है, और राम के बाद रामायण काल में राम जो है धनुर्धारी होते हैं, और उनके बाद अगले धनुर्धारी बन जाते हैं अर्जुन देव। ठीक है, और ये 1581 से 1606 तक गुरु पद को संभालते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सज धज कर जो है अपने दरबार में उपस्थित होते थे, जिसके कारण इनको सच्चा बादशाह कहा जाता है। ठीक है, इनके समय में ही 1589 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, स्वर्ण मंदिर की जब स्थापना होती है तो सिख गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे। ठीक है, 1604 में इनके समय में ही गुरु ग्रंथ की स्थापना, गुरु ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है राजकुमार खुसरो की मदद की, खुसरो की मदद की, जिसकी वजह से इनसे नाराज होकर जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी। ठीक है, जहांगीर ने हत्या करवा दी। ठीक, अब देखिए अगले गुरु जो बनते हैं हरगोविंद बनते हैं। ठीक है, तो 5 तक आपने अगर याद कर लिया है तो अब याद रखिएगा कि गोविंद नाम से 2 जो है सिख गुरु बनते हैं, एक तो गुरु गोविंद सिंह और दूसरा हरगोविंद, दोनों के नाम में गोविंद है, तो किसी को भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, और वो 10वें गुरु थे। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि एक 10वें थे और दूसरे गोविंद हरगोविंद थे वो 6ठे थे, याद रखिएगा। ठीक है, एक 10वां था गुरु गोविंद सिंह और हरगोविंद 6ठा था, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और 6ठा जैसे ही आपने याद कर लिया हरगोविंद, ये बनते हैं 1606 से लेके 45 ईस्वी तक। ठीक है, ये अमृतसर की किलेबंदी करवाते हैं, अमृतसर की किलेबंदी करवाते हैं, फोर्टिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है, और अकाल तख्त का निर्माण करवाते हैं, अकाल तख्त का निर्माण करवाते हैं। ये जहांगीर एवं शाहजहां दोनों के समकालीन थे। ठीक है, और इन्होंने ही, हर गुरु गोविंद ने ही सिखिज्म को सैन्य शक्ति में ढालने का काम किया, सैन्य शक्ति में ढालने का काम किया। ठीक है, तो 5 तक आपने याद कर लिया। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु नानक के अंग अंगद, ठीक है, तीसरा अमरदास, अमर हो गए राम, और राम थे धनुर्धारी, अगले हो जाएंगे उसके अर्जुन। ठीक है, 6ठा याद करने के लिए बताया मैंने आपको कि 10वां गुरु गोविंद याद रखिएगा, 6ठा हर गोविंद याद रखिएगा। हर गोविंद याद कीजिएगा तो हर से शुरू हो जाएगा 6ठा से। ठीक है, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। ठीक है, तो हर किशन, 6ठा हर गोविंद जैसे याद किया तो हर वाला श्रृंखला शुरू हो गया, हर गोविंद, हर किशन और हर राय। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह के जो पिता थे गुरु तेग बहादुर, याद रखिएगा 9वां हो जाएगा। 10वां आपको गुरु गोविंद याद है तो 9वां याद कर लीजिएगा, उनके पिता गुरु तेग बहादुर हो जाएंगे। ठीक है, तो हर किशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉरी 7वां जो है हर किशन नहीं है, 7वां जो है गुरु हर राय है। ठीक है, ये 1645 से 1661 है। 8वां जो है गुरु हर किशन है। ठीक है, ये 1661 से 64 रहते हैं। और 9वां जो है गुरु तेग बहादुर हैं, ये 1664 से 75 तक रहते हैं। गुरु तेग बहादुर के बारे के कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जो हैं, इनका रियल नेम त्यागमल था, और इनको बकला दा बाबा भी कहा जाता है। ठीक है, त्यागमल या बकला दा बाबा भी कहा जाता है। ठीक है, ये औरंगजेब के समकालीन थे। गुरु तेग बहादुर ने
औरंगजेब के धार्मिक नीतियों को लेकर औरंगजेब की आलोचना की। ठीक है, औरंगजेब जो है इन बदले में इनको जो है इस्लाम कबूल करने के लिए कहते हैं, ये इस्लाम कबूल नहीं करते हैं और इसलिए औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। ठीक है, और 10वां जो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। ठीक है, और ये 10वें थे और आखिरी सिख गुरु थे। ये 1675 से 1708 तक जो है गुरु का पद संभालते हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट है चूंकि इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था और इनके जन्म स्थान पर जो है पटना साहिब आज भी मंदिर है। 17वीं बीपीएससी में इस पे प्रश्न भी पूछा गया था। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, इनका जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ। ठीक है, पटना साहिब जो है एक रेलवे स्टेशन भी है। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था और माता इनकी गुजरीबाई थी। ठीक है, इनके कहने पर ही या इनके समय में ही नाम के अंत में सिखों ने अंत में सिंह या मतलब पुरुष है तो सिंह या महिला है तो अंत में कौर लगाएंगी। ठीक है, लगाने का प्रचलन शुरू हुआ। इन्होंने पंचम कार का अनुपालन करने का आदेश दिया। पंचम कार यानी 5 क। ठीक है, 5 क जिसको पंचम कार कहते हैं। ठीक है, कोई बताइएगा ये 5 कौन से हैं? केस, करा, कंघी, कृपान और हेलो कटार कटार हो जाएगा। हाँ, कृपान तो हो ही गया, कच्छा हो गया। ठीक है, केस, करा, कंघी, कृपान और कच्छा। ठीक है, कटार मतलब वही कृपान हो गया। कृपान। ये मुगलों के विरुद्ध जो है संघर्ष करते हैं और ये कई सारे युद्ध जो है मुगलों के विरुद्ध लड़ते हैं। और उस युद्धों की बात करें तो उस युद्ध में नादौन का युद्ध है वो करते हैं। प्रथम युद्ध नादौन का युद्ध करते हैं 1690 में। उसके बाद ये युद्ध करते हैं आनंदपुर का प्रथम युद्ध करते हैं 1701 में। आनंदपुर में ही दूसरा युद्ध करते हैं ये 1704 में। उसके बाद ये चकमौर का युद्ध लड़ते हैं 1705 में और जिसमें लगभग सब में मुगल की जीत होती है। ठीक है, खिदराना का युद्ध ये लड़ते हैं 1705 में। याद रखिएगा, कोई भी युद्ध जो है आपसे पूछ सकता है। खिदराना का युद्ध 1705 में। ईयर इंपॉर्टेंट भले ना हो लेकिन किसके बीच में था? मुगलों और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये जो है नादौन, आनंदपुर, चकमौर और खिदराना के युद्ध में जो है गुरु गोविंद सिंह की जीत होती है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो है गुरु गोविंद सिंह के इन्हीं युद्धों के बीच में डिटेल पढ़िएगा तो वही पढ़ा सकते हैं लेकिन उसको स्किप करते हैं। इनके गुरु गोविंद सिंह के सारे पुत्रों की जो है ना मृत्यु हो जाती है युद्ध लड़ते लड़ते और उनका कोई युद्ध पुत्र बचा नहीं था। और आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि गुरु के पद को जो है पैतृक बनाया था गुरु रामदास ने। अब इनका कोई पुत्र बचा नहीं था तो इन्होंने गुरु का पद ही समाप्त कर दिया और इसके बाद नेता के पद का सृजन हुआ। ठीक है, तो गुरु के पद को समाप्त करके नेता का पद शुरू हुआ। ठीक है, गुरु पद समाप्त हो गया, इसलिए इनके बाद और कोई सिख के गुरु नहीं होते हैं। ठीक है, और गुरु नेता नेता का जो पद है, जो प्रथम नेता होते हैं वो नेता बंदा बहादुर बनते हैं। नेता बनते हैं बंदा बहादुर। ठीक है, और इनकी हत्या भी आगे चलकर फारूक सियर करवा देते हैं। फारूक सियर ने इनकी हत्या करवा देते हैं। ठीक है, ये जो है इनको लगता है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है मुगलों ने करवाई है, इसलिए ये मुगलों के विरुद्ध जो है अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, संघर्ष को जारी रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक नेता है नवाब कपूर। इनके बारे में कहा जाता है कि राखी प्रथा इन्होंने शुरू करवाई। राखी प्रथा कहीं और भी पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी और को याद आ रहा है क्या? और दल खालसा, गुरु गोविंद सिंह के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने खालसा पंथ की शुरू की थी और नवाब कपूर दल खालसा से एसोसिएटेड है। कपूर सिंह के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया जो है नेता का पद संभालते हैं। इन्होंने सिख धर्म को 12 मिसलों में बांटने का काम किया। ठीक है, जस्सा सिंह अहलूवालिया इन्होंने 12 मिसल में बांटने का काम किया। ठीक है, और इसी 12 मिसलों में सबसे प्रोमिनेंट बनकर उभरा सुकर चकिया मिसल।
ठीक है, चलिए, तो सुकरचकिया मिसल तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, अब इसके जो लीडर बनेंगे, लेकिन चलिए हम आते हैं इससे जस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि जो राजा रंजीत सिंह थे ये इसी सुकरचकिया मिसल के राजा थे। ठीक है, और उनसे पहले जो इसके सरदार थे इस मिसल के, वो थे महासिंह। ठीक है, जो रंजीत सिंह के पिता थे। ठीक है, महासिंह के बाद जो है इनकी गद्दी पे बैठते हैं रंजीत सिंह। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रंजीत सिंह के बारे में। इसके बारे में किसी को अब कुछ जोड़ना है, ऐड करना है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहते हैं तो नाउ इज द टाइम। रंजीत सिंह से पहले तक का कोई कुछ ऐड करना एक चाहेंगे? इसमें एक पूछा मांझी हुआ है कि व्यवस्था एक था खालसा वाला, उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि वो क्या था, और ये सुकरचकिया जो था वो क्या था। सुकरचकिया समझ में आया, उससे पहले क्या बोले आपने? खालसा पंथ वाला ऊपर वाले में था ना, कि खालसा हाँ, पंथ की स्थापना वगैरह, वो क्या था, और ये सुकरचकिया क्या था, दोनों। खालसा पंथ यही था कि ये लोग जो है अपना आर्मी जो है ना, खास पूरा जो है ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बना दिया था सिखों को। ठीक है, लड़ाकू जो है पूरा पंथ बना दिया था। हमको यही याद आ रहा है खालसा पंथ से। ठीक है, और मिस्र की बात करें तो मैंने आपको बताया कि पूरा जो जितना सिख एम्पायर था, सिख के धर्म थे, जो पंजाब का क्षेत्र था लगभग लगभग कह लीजिए, उसको इन्होंने 12 मिसल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सब डिविजन्स मान लीजिए उसको, 12 मिसल। ठीक है, और उसी 12 मिसल में से एक मिसल था सुकरचकिया मिसल। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, बट थैंक यू। मिसल का जो मिसल जो है एक अरबी शब्द है बेसिकली, और इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ समान होता है। तो ठीक है, तो 12 मिसलों में कहते हैं कि जो है पूरे सिख धर्म को 12 मिसलों में जो है इन्होंने बांट दिया था। ठीक है, तो 12 पार्ट्स कर दिए, इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और सबका नेतृत्व जो है अलग अलग थे। ठीक है, कहा जाता है कि मिसल के संस्थापक चरत सिंह हुए। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, महासिंह के यहाँ जो है इनका जो निधन है वो 1792 में हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद 12 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की अवस्था में रंजीत सिंह जो है सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बनते हैं। ठीक है, तो रंजीत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ की अगर बात कर लिया जाए तो 13 नवंबर 1780 में इनका जन्म होता है, और 1792 में इनके पिता के डेथ के बाद 12 साल की उम्र में जो है इनका कोरोनेशन होता है। ये कोरोनेशन मतलब ताज पहनाया जाता है। ठीक है, ये अंग्रेजों के साथ जो है एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन कर लेते हैं, जिसके तहत सतलज नदी को ब्रिटिश एम्पायर और जो सिख एम्पायर है, रंजीत सिंह की सीमा है, उसको सीमा मान लिया जाता है, और कहा जाता है कि ब्रिटिश जो है सतलज नदी के नॉर्थ में नहीं जाएंगे और रंजीत सिंह की सेना सतलज नदी के साउथ में नहीं जाएंगी। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है 25 अप्रैल 1809 में साइन हुआ था। ठीक है, इन्होंने रंजीत सिंह ने जो है मुल्तान पर कब्जा कर लिया। मुल्तान को 1818 में अपने साम्राज्य में मिला लिया। कश्मीर पर इन्होंने कब्जा किया, और ये 1819 में कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया, और पेशावर पेशावर पर इन्होंने 1834 में कब्जा कर लिया। ठीक है, रंजीत सिंह के बारे में आप देख रहे हैं कि कितने जो है युद्ध लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, अपना एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहे हैं। और इसी कारणों से एक फ्रेंच ट्रेवलर थे, फ्रांसीसी यात्री थे, जिनका नाम था विक्टर जाकमा। विक्टर जाकमा, इन्होंने इनको जो है इनकी तुलना जो है नेपोलियन से करते हैं, नेपोलियन से तुलना करते हैं। ठीक है, ठीक है, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया किसने? तो अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने। ठीक है, इनको राजा की उपाधि देने का काम किया। ठीक है, और आपको पता होगा कि इनके पास जो है कोहिनूर हीरा था। कोहिनूर हीरा इनको अफगानिस्तान के शासक शाह सूजा ने कोहिनूर हीरा इनको दिया, गिफ्ट किया। ठीक है, कोहिनूर
नूर हीरा, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएंगे कि किसको कहाँ पर कहाँ जाके मदद किया था, क्या उधर इशू चल रहा था, उस समय हम नहीं जाएंगे, ठीक है। रणजीत सिंह के सेना के बारे में कहा जाता है कि उस समय में इनकी सेना जो है एशिया महादेश की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी, ठीक है। और इन्होंने भी अपनी सेना को, इससे पहले हमने पढ़ा है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ने भी जो है यूरोपियन पद्धति पर अपनी सेना को प्रशिक्षित किया था, और इनकी सेना भी यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित थी, ठीक है। रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा, ठीक है। वो 4 साम्राज्य थे, पहला कश्मीर, दूसरा मुल्तान, तीसरा पेशावर और लाहौर। सीक्वेंस आपने देख ही लिया कब कब और कैसे इन्होंने उसको जीतने का काम किया, ठीक है। 1799 में जो है ये लाहौर को जीतते हैं, ठीक है। और ये भी इनका एक प्रांत था। 1799 में जो है लाहौर को जीत लेते हैं ये, ठीक है। और इसको बना लेते हैं अपनी पॉलिटिकल कैपिटल, राजनीतिक राजधानी, पॉलिटिकल कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। और इनका जो है अमृतसर भी एक कैपिटल था, अमृतसर भी एक राजधानी थी, और कहा जाता है कि ये इनका रिलीजियस कैपिटल था। प्रश्न कैसा आता है उसके हिसाब से आप आंसर टिक कीजिएगा, ठीक है। तो लाहौर इनका पॉलिटिकल कैपिटल था और अमृतसर इनका रिलीजियस कैपिटल था, ठीक है। शाह सुजा ने इनको जो है कोहिनूर दिया, और 1839 में जाके इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनके बाद जो है गद्दी पर जो है 1839 में खड़क सिंह बैठते हैं, खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह बैठते हैं, उनका बेटा, खड़क सिंह का बेटा, ठीक है। नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह बैठते हैं, और शेर सिंह के बाद दिलीप सिंह बैठते हैं। दिलीप सिंह के बारे में आपको मालूम होगा कि वो जो है आखिरी शासक जो है वो सिख एम्पायर के हुए। उसके बाद जो है युद्ध शुरू हो जाता है, युद्ध में सिखों की हार होती है, और दिलीप सिंह को टेंशन पर पढ़ाई लिखाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देखिए, इस क्रम में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कई सारे जो है आंग्ल सिख युद्ध होते हैं, ठीक है। एंग्लो सिख जो है युद्ध होते हैं। इसके क्रम में अगर हम बात करें फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध की, तो ये 1845 से 46 के बीच में होता है, ठीक है। इस समय बताइएगा कि गवर्नर कौन थे 1845-46 के समय में? हार्डिंग प्रथम जो है गवर्नर जनरल थे, और इसकी समाप्ति जो है 1846 में हो जाती है। और जो समाप्ति होती है तो ऑब्वियस सी बात है कोई संधि के तहत होगी, क्योंकि मालूम है कि आपको दूसरा भी हो रहा था, उससे पहले कुछ संधि हुआ होगा रुक के। तो संधि कौन सी हुई थी? लाहौर का संधि हुआ था प्रथम वाले में। कौन सा? लाहौर का संधि हुआ था ना। लाहौर की संधि होती है, ठीक है, इसके तहत समाप्त होती है, ठीक है। और इस संधि के तहत दिलीप सिंह जो है अपने राज्य में ब्रिटिश रक्षसेना रखे जाने के प्रावधान को मान लेते हैं, ठीक है। नहीं, ये आंग्ल के तहत नहीं हुआ था। 1846 में एक और संधि होती है जिसको कहते हैं भैरोवाल की संधि, भैरोवाल की संधि, ठीक है, एक और संधि होती है, ठीक है। और इसके तहत जो है दिलीप सिंह स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, अंग्रेजी सेना को जो है आप हमारे राज्य में ला सकते हैं, ठीक है। द्वितीय युद्ध की बात कर ले, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात कर ले, ये होती है 1848 से 1849 के बीच। इसको तोपों की लड़ाई भी कहा जाता है, ठीक है। और इस युद्ध के दौरान कई सारे छोटे छोटे युद्ध होते हैं, जिन युद्धों में नाम आता है रामनगर का युद्ध, चिलियांवाला का युद्ध, ठीक है, और गुजरात का युद्ध। गुजरात संभवतः जो है उधर ही कुछ एरिया का नाम था, हमको डिटेल नहीं पता। अब ये नहीं पूछेगा कि पंजाब से जाके गुजरात में थोड़ी लड़ रहा था, ठीक है। तो ये 3 युद्ध जो है इसी सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध के तहत होते हैं। इसके समय जो है अंतिम में, इस युद्ध में अंतिम तौर पर जो है अंग्रेजों की जीत होती है, और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो डलहौजी थे, ठीक है। और ये डलहौजी जो ही है 1849 में सिख को, जो पंजाब को जीत कर जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। दिलीप सिंह को पेंशन देकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसी के बाद जो है लंदन भेज दिया जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि कुछ समय के लिए दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म को भी अपनाने का काम किया था, और इनका धर्म लंदन में नहीं, इनका जो डेथ है कहा जाता है कि पेरिस में हुआ था, ठीक है। इनका जो डेथ है वो पेरिस में हुआ था।
तो इस प्रकार से हमने सिखिज्म को भी और सिख एम्पायर को भी हमने देखने का काम कर लिया। ठीक है, चलिए अब जो है हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक, जिसका नाम होने वाला है बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, सबके बारे में हम हर के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इससे फायदा ये होगा गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। ठीक है, सबके बारे में एक एक करके हम देखने का काम करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और सबके बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करें, कुछ जेनरिक बातें कर लेते हैं। जेनरिक बातें एज इन की जो कॉमन टू ऑल है। तो पहले बताइएगा कि भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना या नींव किस युद्ध के बाद मानी जाती है? बक्सर का युद्ध, वो निर्णायक युद्ध है जो फाइनली जो है ब्रिटिश सत्ता को, 57 का प्लासी का युद्ध, हाँ 57 का जो प्लासी का प्लासी का युद्ध। युद्ध है, वो माना जाता है कि संस्थापक जो है स्थापना का काम या नींव डालने का काम ब्रिटिश प्रभुसत्ता का भारत में कर दिया जाता है। ठीक है, और आपको मालूम है कि इसी युद्ध के बाद जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बंगाल के इसी युद्ध के बाद जो है बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, और वही बंगाल का जो लास्ट गवर्नर बनते हैं वो बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, और इसके तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको मालूम है कि बंगाल के गवर्नर के कार्य क्षेत्र को बढ़ा दिया गया और उनका पदनाम बदलकर, बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बेसिकली जो अदर प्रोविंसेस थे, ठीक है, उसका जो है वो सब यहीं से ऑर्डर लेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात अगर हम करते हैं तो नाम आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का, और वही हम बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो नाम आता है विलियम बेंटिक का। ठीक है, आपको मालूम है कि 1833 में चार्टर एक्ट आता है जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, और इस प्रकार से वही विलियम बेंटिक कंटिन्यू करते हैं और विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि 1857 की क्रांति तक जो है गवर्नर जनरल का, भारत के गवर्नर जनरल का पद चलता है। ठीक है, और कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद जो है उसका नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया जाता है और वाइसरॉय के पद पर कैनिंग ही कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रकार से कैनिंग जो है भारत के प्रथम वाइसरॉय बनते हैं। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसरॉय बनता है और अंतिम वाइसरॉय बनता है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और आपको मालूम है कि आजादी के बाद वाइसराय का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल फिर से कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। वहीं स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी यानी कि सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बनते हैं। इतना बात सबको पता है? कोई डाउट, कुछ शंका? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल के युग की बात करते हैं। बंगाल का गवर्नर की बात करते हैं, सॉरी, गवर्नर। ठीक है, बताइएगा कि कब से कब तक ये पद रहता है? 1757 से शुरू हो जाता है और ये 1773 तक बंगाल के गवर्नर का पद चलता है। ठीक है, और इसके तहत मेनली आपको मालूम है कि रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है। इसका नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का, जो 1757 से लेकर 60 तक और फिर 1765 से लेकर 67 तक जो है गवर्नर के पद को संभालते हैं। मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी में क्लर्क के पद पर तैनात होते हैं। ठीक है, और ये काफी योग्य और दूरदर्शी जो व्यक्ति थे, अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर क्लर्क के पद से उठकर कंपनी का सर्वोच्च हाईएस्ट जो पोस्ट है उसको अचीव किया। इनको हीरो ऑफ आर्कॉट कहा जाता है। ठीक है, प्लासी के युद्ध में इन्होंने ही कंपनी का जो है नेतृत्व किया, जीत दिलाया, और इनको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
ठीक है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। विलियम पिट, इन्होंने इनको जो है एक उपाधि दी जिसके बारे में आपको पता है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने दिया। ठीक है। आपको मालूम है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ही 1765 में इलाहाबाद की संधि जो है की, और उसके तहत जो है कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है। और कर वसूली को आसान बनाने के लिए, चूंकि ये अंग्रेज थे, इनको उतना अनुभव था नहीं, तो इन्होंने बंगाल और बिहार में उप दीवान, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उप दीवान का क्या मतलब है, डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है। तो बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में जो है इन्होंने डिप्टी गवर्नर या उप दीवान नियुक्त किया। तो बंगाल में जो नियुक्त हुआ उसका नाम था रजा खान या रिजा खान। ठीक है, मोहम्मद रिजा खान। बिहार का राजा सिताब राय। आई एम ऑडिबल राइट? एवरीवन इज एबल टू लिसन मी राइट? हाँ हाँ आ रहा है बस। ठीक है। और उड़ीसा में राय दुर्लभ। 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 ठीक है। इनको कहा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन या ड्वेल गवर्नमेंट जो है इन्होंने ही, रॉबर्ट क्लाइव ने ही स्टार्ट करवाया, द्वैध शासन शुरू करवाया। आपको मालूम है कि 1772 तक द्वैध शासन चलता है और बाद में जाके इसको हटा दिया जाता है। ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो दूसरा नाम आता है वो नाम आता है वेंसीटार्ड का। वेंसीटार्ड। ठीक है। ये 1760 से 64 तक इस पद पे रहते हैं और इन्हीं के समय बक्सर का युद्ध होता है। कल हमने इसका नाम लिया था। इसके बाद आता है बड़े लास्ट का नाम। ये 1769 से 1607 से 69 तक रहते हैं। ठीक है। और इनके समय प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है। ठीक है। चलिए, इससे पहले कि हम और के बारे में पढ़े, ये लोग क्या गुल खिला रहे थे उसके बारे में थोड़ा पढ़ने का काम हम लोग करते हैं। ठीक है। पलासी के युद्ध के बाद जो है, जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल में, बिहार में, या बंगाल के जो भी नवाब थे, उनको मजबूर किया गया कि वो जो है बहुत सारा पैसा और लैंड, ठीक है, एज ए पर्सनल गिफ्ट कंपनी के ऑफिशियल को दो। कंपनी के जो अधिकारी थे, मजबूर किया जाता था इन लोगों को कि भाई हमको पैसा जो है, एक तरीके से रिश्वत कह लीजिए या गिफ्ट, पर्सनल गिफ्ट के नाम पर जो है बहुत सारा धन और जमीन जो है ये लोग लेते हैं। कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव जब भारत में आया था 18 साल की उम्र में क्लर्क के पद पर तैनात हुआ था 1743 में, और जब वो भारत से 1767 में गया तो उसके पास करीब 4 लाख से ज्यादा की, 4 लाख पाउंड, यूरोपीय पाउंड जो ब्रिटिश पाउंड थी उससे ज्यादा की संपत्ति थी। उस समय में 4 लाख के पाउंड की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। ठीक है। और जब ये वापस इंग्लैंड जाते थे तो इनके पास बहुत सारा जो है धन दौलत होता था और वहां पे एकदम अय्यासियों वाला जिंदगी जीते थे, लेविश लाइफ जीते थे। ठीक है। और वहां पे इनको नवाब कहा जाता था, मतलब नवाब हम लोग के यहाँ होते थे, वहां जाते थे तो कहते हैं ये लोग नवाब नहीं, नवाब आया है, नवाब आया है। अपना अंग्रेजी सब जो है आपस में कहता था। ठीक है। 1757 से लेके 1857 तक का जो पीरियड आगे चलकर होता है वो ऐसा पीरियड होता है जो कंपनी ने जो है नाना प्रकार के ट्रिक्स जो है और गिमिक्स खेलकर जो है कंपनी के रूल को एक्सपेंड करने का काम करते हैं। ठीक है। कई सारा पॉलिटिकल मेथड, इकोनॉमिक मेथड, डिप्लोमेटिक मेथड, इन सबको यूज करके अलग अलग राज्यों पे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाते थे और उसको सबड्यू करते थे कि फाइनली वो आके अंग्रेज से या तो खुद मिल जाए। ठीक है। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, सब्सिडरी अलायंस है। ठीक है। ये लोग जो है जो जिस स्टेट में इनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं भी है वहां पे भी अपने रेसिडेंट्स अपॉइंट कर देते थे, जो रेसिडेंट्स जाके उनके राज्यों में दखल अंदाजी करने का काम करता था कि एक राजा का समय खत्म हो रहा है या मर रहा है, अगला राजा बनने वाला है, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो वो उस सक्सेशन में भी जो है ये लोग इंटरफेयर करते थे या कोशिश करते थे कि ऐसा उत्तराधिकारी बने गद्दी पर आए जो इनके अधीन हो, जो इनके प्रति फेवरेबल रहे। ठीक है। चलिए, बड़े लास्ट को हमने देख लिया। इसके बाद नाम आता है कर्टियर का।
कटियर ये 69 से 72 तक रहते हैं। ठीक है, और इनके समय में जो है बंगाल में जो है प्रथम बड़ा अकाल पड़ता है। उसके बाद नाम आ जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। ठीक है, कोई बताएंगे इनके समय की मुख्य घटनाएं? किसके? वारेन वॉरेन हेस्टिंग्स का हेस्टिंग्स की। हाँ, द्वैध शासन को समाप्त किया था, जो ठीक रॉबर्ट है, क्लाइव करके इन्होंने गया था ना ड्यूअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन को 1772 समाप्त कर दिया। ठीक है, 72 में। सन का एंड कर दिया। ठीक है, और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर बने, और इन्हीं के समय में आ जाता है कौन सा एक्ट? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट इनके समय में ही आता है। ठीक है, अब एक्ट वगैरह जो है आप लोग जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं वहां पे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आई विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स। ठीक है, अभी हम वॉरेन हेस्टिंग्स के समय जो मुख्य घटनाएं होती है, तो इस प्रकार से बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। 1773 के तहत एक प्रोविजन था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और ये प्रथा 1700 सिस्टम 1773 से 1833 तक चलती है। ठीक है, और इस प्रकार से प्रथम गवर्नर जनरल जो बनते हैं वो बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और इस प्रकार से ये 1772 तक 17 से 1785 तक, देखिए कितना साल हो गया, 13 साल हो गया। ठीक है, इस पद को ये संभालने का काम करते हैं। 73 से ये गवर्नर जनरल थे, लेकिन 72 से ही गवर्नर के पद पर ये बैठ गए। ठीक है, ये भी सर्वप्रथम क्लर्क के तौर पर शामिल हुए थे, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर पहले ये कासिम बाजार के अध्यक्ष बनते हैं, और बाद में जो है बंगाल का गवर्नर और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही जो है कुछ मेजर वॉर्स लड़े गए। ठीक है, 1775 से लेकर 82 तक आपको मालूम है कि फर्स्ट मराठा वॉर हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1780 से लेकर 84 तक जो है सेकेंड मैसूर वॉर होता है, एंग्लो मैसूर वॉर होता है। ठीक है, संधि वगैरह आपको पता है, और इनके तहत ही 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध होता है। ठीक है, पोर्टो नोवा का युद्ध होता है, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, इनके समय में ही जो है कार्ल मार्क्स का नाम आता है। ठीक है, MARX। ये एक स्टेटमेंट देते हैं धर्म को लेकर, क्या कहते हैं? अफीम, अफीम है धर्म। गलत, धर्म को अफीम कहा है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। हेलो, हाँ, क्या बुलेट? तो अब दोपहर में ही निकलेंगे ना, 1 बजे के लगभग। आवाज अनम्यूट कर लीजिएगा, हम म्यूट कर दिए थे। मनीष जी, एम ऑडिबल? बात है। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही सबसे पहले भारतीय धर्म ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद होना प्रारंभ हुआ। कारण था कि ब्रिटिश जो थे वो भारतीय धर्म ग्रंथों को समझना चाहते थे। वो समझ गए थे कि भाई अगर भारत में लंबे समय तक शासन प्रशासन करना है तो धर्मों को समझना होगा, और इसी के तहत ठीक है जो आधुनिक विधि के निर्माता मनु, उनके द्वारा रचित मनुस्मृति है, मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद अ कोड ऑफ जंतु लॉज के नाम से किया गया। ठीक है, तो इनके समय में क्या किया गया, ट्रांसलेशंस का काम किया गया।
ठीक है, और ट्रांसलेशन के तहत मनु क्या हो जाएगा, स्मृति, मनु स्मृति, इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया अ कोड ऑफ जंतु लॉज। ठीक है, और कालिदास की रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, इसका भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, इसी के समय में अभिज्ञान शकुंतलम का भी अंग्रेजी में विलियम जोन्स के द्वारा अनुवाद किया गया। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया विलियम विल्किंस के द्वारा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के समय ही जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है द बंगाल गैजेट, द बंगाल गजट जो है, इसकी स्थापना जो है या प्रकाशित जो है 1780 में किया गया। ठीक है, इन्होंने ही मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में इनके समय में मदरसा की स्थापना की गई। ठीक है, जो लोगों ने मेरा क्लास किया था उसको नाम होगा, उस मदरसा का क्या नाम था 1781 में जो मदरसा की स्थापना होती है? कलकत्ता मदरसा। मदरसा अलिया नाम था उसका। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक सर। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही ब्रिटिश का जो सरकारी खजाना था उसको मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कलकत्ता ले जाया गया। इन्होंने जो है कर वसूली को लेकर इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम या ठेकेदारी प्रथा को भी इन्होंने भी अपनाने का काम किया। ठीक है, इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम या ठेकेदारी प्रथा को भी अपनाने का काम इन्होंने किया। पड़ोसी राज्यों को लेकर इन्होंने रिंग फेंस पॉलिसी को अपनाया। कोई बताएंगे रिंग फेंस पॉलिसी क्या था? क्या घेरे वही का? बफर जो होता है ना, एक अपना स्टेट जो होता है ना, तो स्टेट के जो मतलब चारों तरफ जो जितने भी अगल बगल वाले हमारे पड़ोसी स्टेट होते हैं, तो एक उनको तरीके भी से सुरक्षा बफर देना स्टेट और बना उसी लेते के थे। रेवेन्यू से। हाँ हाँ, और उन्हीं के रेवेन्यू से देना उसको, मतलब की रक्षा। ठीक है, तो चलिए, इसको वारेन रिंग हेस्टिंग्स ने ऑफ कहा जाता था। कर वसूली को लेकर, मतलब बेसिकली आपका जहां तक सीमा है उससे जस्ट बाद आपको लगता है कि दो राज्य बाद जो है जो एक हॉस्टाइल स्टेट हो सकता है वो हम पर अटैक कर सकता है, तो बीच वाला राज्य को बफर स्टेट बना दीजिए। ठीक है ना, वो उसके तरफ पूरा झुक रहा है ना हमारी तरफ पूरा झुक रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा न्यूट्रल रहा है या उसको रिपेल करने का काम कर रहा है, तो रिंग फेंस कह लीजिए उसको। ठीक है, वो घेरा का काम कर रहा है। जिस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य को रसिया से जब खतरा हो रहा था तो अफगानिस्तान को जब बफर बना लिया इन लोगों ने। बिल्कुल। ठीक है, तो वो एक रिंग फेंस हो गया। ठीक है, तो उस फ्रंट पे जो है एक फेंस घेरा इन लोगों ने बना लिया। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स ने कर वसूली को लेकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि राजस्व बोर्ड का गठन किया और 5 अलग अलग शहरों में टैक्स ऑफिस भी बनाने का काम किया। ठीक है, वो 5 टैक्स ऑफिस थे ढाका में, पटना में, कलकत्ता में, हुगली में और मुर्शिदाबाद में। इनके समय में ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, कलकत्ता। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने, कहा जाता है कि एक ब्राह्मण नंद कुमार, ठीक है, उसको गलत आरोप में फंसाकर फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक है, और इस हत्या को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। न्यायिक हत्या, न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है ब्राह्मण नंद कुमार को। ठीक है, झूठे आरोप में फंसाकर फांसी की सजा दे दी गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इसी को न्यायिक हत्या या जुडिशियल मर्डर की संज्ञा दी जाती है। इनके समय में ही 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, इस एक्ट का विरोध करते हुए ही वारेन हेस्टिंग्स का विरोध किया वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, हेस्टिंग्स अपोज किया इसको। ठीक है, और अपोज करते हुए इसने रिजाइन कर दिया। ठीक है, लंदन में एडमंड बर्क नामक एक सांसद के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर जो है महाभियोग चलाया गया, लेकिन 1795 में उन्हें वापस सभी आरोपों से मुक्त भी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इतना था रॉबर्ट ये इसका विरोध क्यों किया सर? ये पिट्स इंडिया एक्ट का ये विरोध क्यों किया? उसका प्रोविजन अब इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, तो जब हम उस टॉपिक में आएंगे तो वहां से वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हमने, जो किसी को उत्तर पता हो तो मीनवाइल दे सकते हैं।
चलिए ठीक है, जब वो टॉपिक में आएंगे फिर इंडिया एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, तो वहां पर भी इस उत्तर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी हम एक्ट के डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म किया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, और रेवेन्यू के लिए जो है अलग अलग सिस्टम उसने अपनाने का काम किया। आपने देखा कि 5 अलग अलग टैक्स ऑफिस खोलने का काम किया, दारी प्रथा में शुरू किया। तो इस तरह से कह सकते हैं इन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड को अपनाने का काम किया। इनके समय में ही जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो काफी जो है इनका हैपनिंग टेन्योर रहा है, और काफी सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है इनके समय में होता है। ठीक है, अब इनके बाद जो है जो नाम आता है वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। 1785 से 86 तक जो है लॉर्ड मैकफर्सन जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, और उनके बाद नाम आ जाता है जो तीसरा और जो इम्पोर्टेंट है, वो नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है नाम आता है, और ये 1786 से 93 तक जो है गवर्नर जनरल का जो है पद संभालते हैं। ठीक है, और इनका इवेंट्स भी जो है काफी हैपनिंग और काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स वाला है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा अब स्टार्ट करते हैं, क्विकली देखेंगे कि इनके समय में जो है लोअर कोर्ट और एपीलेट कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, एपीलेट कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स की स्थापना जो है इनके समय में की गई। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है कहा जाता है कि दीवानी और फौजदारी कोर्ट्स जो है देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ना 2 टाइप का कोड आया था, उसको दीवानी और फौजदारी कोड कहते हैं। दीवानी आपको मालूम है कि सिविल केसेस को देखता था, और फौजदारी जो है क्रिमिनल केसेस को देखता था। और इन जो सिस्टम्स को इसने और सुदृढ़ करने का काम किया, मोर रिजिड बनाने का काम किया गया। ठीक है, और इसने 4 सर्किट कोर्ट्स भी खोलने का काम किया था। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाता है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ लॉ, स्पेसिफिकेशन ऑफ लॉ, कानून को कोडिफिकेशन का काम करने का काम भी इन्होंने किया। ठीक है, इनके समय में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, देखिए 1 घंटा से ऊपर हो गया है और अभी हम लोग जो है दूसरा ही देख रहे हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है इन्हीं के समय में हुआ था, और सेरिंगम जो है पट्टनम की संधि से वो समाप्त हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो है रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को सेपरेट करने का जो है इसके समय में काम हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब राजस्व और प्रशासनिक जो है फंक्शन जो है उसको सेपरेट करने का काम भी इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, और कॉर्नवालिस को जो ही है इसी के समय में इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, एंड इंडियन सिविल सर्विस, या कह लीजिए पब्लिक सर्विस जो है इसी के समय में, कॉर्नवालिस के समय में जो है शुरू हुआ था, और इस कारण से जो है इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, भारत में जो है सिविल सर्विसेज का जनक इनको माना जाता है। और इनके समय में ही जो है फादर ऑफ, ठीक है समझ जाइएगा, और इनके समय में ही जो है परमानेंट सेटलमेंट शुरू होता है 1793 में। ठीक है, ठीक है, अब वो जो है इकोनॉमिक पॉलिसी देखेंगे तो और थोड़ा डिटेल में इसको देख सकते हैं, कितने प्रतिशत का कौन सा जो है टैक्स लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कॉर्नवालिस के बाद जो है नाम आ जाता है जॉन सोर का। ठीक है, सर जॉन सोर का नाम आता है। ठीक है, इनका शासनकाल जो है 1793 से लेके 1798 तक है। ठीक है, अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, और इनके समय में ही इलाहाबाद को ब्रिटिश साम्राज्य में जो है मिला लिया गया था। इलाहाबाद को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। इन्हीं के सन 1795 में खुदरा का युद्ध हुआ, हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठा पेशवा की जीत होती है। ठीक है, और सर जॉन सोर ने ही स्थायी बंदोबस्त का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट का जो है प्रारूप कौन सा तैयार किया था, तो जॉन सोर का नाम आता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो क्विकली इसको देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे लॉर्ड वेलेस्ली की तरफ। इनका इवेंट्स भी काफी, इनका नाम भी जो है काफी हैपनिंग है, वेलेस्ली। ठीक है, ये 1798 से लेके
1805 तक जो है गवर्नर जनरल का पद संभालते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि सब्सिडरी अलायंस का जो है इन्होंने स्टार्ट करवाया। ठीक है, इनके समय में जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है और फाइनली जो है मैसूर पे फाइनल जो विक्ट्री इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, इनके इनके इन्होंने जो है ट्रीटी ऑफ बसीन या बसीन की संधि जो है इनके समय में ही होता है। किसके बीच में होता है ये? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, इसको पढ़ लेंगे, मराठा कॉन्फेडरेसी जब आएगा ना चैप्टर में आगे चल के, तो उस चीज में इसको पढ़ सकते हैं जो एंग्लो मराठा वॉर्स है। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश के बीच में जो है ये संधि होती है 1802 में। ठीक है, और उसके बाद जो है सेकेंड जो आंग्ल मराठा वार है वो भी इन्हीं के समय में होता है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से लेके 1805 तक। ठीक है, इनके समय में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में होती है 1800 ईस्वी में। ठीक है, 18 अगस्त 1800 को। और इनके समय में सेंसरशिप के ऊपर, ठीक है, प्रथम बार सेंसरशिप लगाने का काम किया गया। तो फर्स्ट सेंसरशिप ऑन प्रेस इनके समय में हुआ 1799 में। ठीक है, तो जो प्रेस और एजुकेशन का डेवलपमेंट एक बार फिर से देखेंगे तो उसमें एक बार ये टॉपिक फिर से निकल कर आएगा। ठीक है, वेलेजली के समय में एक और बार देख लेते हैं इनके बारे में। ये जो है इनको बंगाल का शेर कहा जाता है, बंगाल का शेर कहा जाता है। ठीक है, चतुर्वर्ती को सुल्तान मारा गया, मैसूर को रिकवरी समय मिला लिया, फोर्ट विलियम की कॉलेज ला, सहायक संधि की नीति अपनाई। ठीक है, अच्छा, अगर सब्सिडरी अलायंस का अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जो है सीक्वेंस देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है हैदराबाद था। ठीक है, 1798 में। उसके बाद मैसूर और तंजौर का नाम आता है, मैसूर एंड तंजौर इन्होंने 1799 में इस कहा गया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो है इन लोगों ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया था। अवध ने 1801 में, उसके बाद पेशवाओं ने मतलब मराठों ने 1802 में, बरार और भोसले इन्होंने 1803 में, और सिंधियाज ने 1804 में जो है सब्सिडरी अलायंस पे साइन किया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं। और इसी प्रकार से एक और सीक्वेंस आगे चलकर हम जो है याद करेंगे जब बात आएगी हड़प की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की। ठीक है, याद रहे कि इंदौर के होलकर शासक ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल की समाप्ति के बाद जो है कॉर्नवालिस जो है पुनः बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है, लेकिन तुरंत ही जस्ट बाद उसका जो है डेथ हो जाता है, निधन हो जाता है, और उसको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दफना दिया जाता है। तो इस प्रकार से कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि गाजीपुर में है? तो इसका उत्तर जो है हो जाता है कॉर्नवालिस। ठीक है, उसके बाद जो है गवर्नर जनरल पे बनते हैं सर जॉर्ज वारले। जॉर्ज वारले, और ये 1805 से लेके 1807 तक जो है अपना पद को संभालते हैं। इनके समय की होने वाले सबसे बड़ी घटना की अगर बात करें तो वो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह है। ठीक है, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। 1806 में। म्यूटिनी के सीक्वेंस में मैचिंग में ये पूछ लिया जाता है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, याद रखिएगा 1806 में। ठीक है, क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेजों ने सिपाहियों को माथा पर टीका लगाने और कान में बलिया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब देखिए, कह रहा है कि माथा पर टिक्का नहीं लगा और कान में बाली मत पहनो, तो विरोध कर देते हैं। ठीक है, जब ये विद्रोह होता है तो उस समय मद्रास के गवर्नर, प्रोविंशियल गवर्नर उस समय मद्रास के थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, आसानी से वो इस विद्रोह को दबा देते हैं। ठीक है, तो जॉर्ज वारले के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। ये 1807 से लेके 13 तक जो है अपनी पद पे रहते हैं। ठीक है,
इनके समय की अगर हम प्रथम प्रमुख घटनाओं की बात करें तो 1809 का अमृतसर की संधि है। क्या हुआ था अमृतसर की संधि में? वो सतलज नदी को बना दिया गया बिल्कुल था कि आप इधर से उधर, बिल्कुल। आपका अधिकार और इधर से गया। अमृतसर की संधि जो हुआ था तो रंजीत सिंह और किस अधिकारी के बीच में हुआ था? कौन सा अधिकारी गया था साइन करने? मेटकॉफ। यस। मेट हाँ, मेटकॉफ जो है वहां जाके रंजीत सिंह के साथ साइन करता है। गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, और इन्हीं के समय देखिए 13 में जो है 1813 का चार्टर एक्ट पारित होता है। उसके बाद नाम आ जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स का। ठीक है, ये 1813 से 23 है। ये वो वाले हेस्टिंग्स नहीं है ना, ये दूसरे हैं। नहीं, ठीक ये है, हाँ, दूसरे एक हैं। वॉरेन हेस्टिंग होता है, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ठीक है, ये भी एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल थे, इंपीरियलिस्ट थे ये। ठीक है, इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार को लेकर जो नीति अपनाई उसको फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है मराठों के सबसे बड़े सहयोगी जो थे पिंडारियों के दमन का काम किया इन्होंने। पिंडारी सप्रेशन इनके समय में होता है। और ठीक है, और यही जो है थर्ड मराठा वार का तत्कालिक कारक बनता है, का इमीडिएट कॉज बनता है, तत्कालिक कारण बनता है। ठीक है, और तृतीय में अंग्रेजों की जीत होती है और इन्होंने संपूर्ण मराठा साम्राज्य डिपोजिट पर जो है ब्रिटिश में मिला लेते हैं, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, और इन्हीं के समय में 1814 से 16 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है और सुगौली की संधि के तहत वो समाप्त होता है। ठीक है, तो एंग्लो नेपाल वार इन्हीं के समय में होता है। एंग्लो नेपाल वार 1814 से 16 होता है। 16 में जो है सुगौली की संधि, सुगौली की संधि के तहत जो है ये युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, और क्या हो गया? एंग्लो मराठा वार हो गया। और चूंकि ये जो है इसमें जीत जाते हैं और मराठा साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं, तो इस प्रकार से पेशवाईशिप जो है, पेशवाई का सिस्टम था वो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इन्हीं के समय में 1820 में, 1820 तक है ना, हाँ, तो 1820 में इनके समय में जो है क्या आता है? रैयतवारी सिस्टम आता है। 1820 में। ठीक है, और इनके समय में ही टेनांसी एक्ट आता है। कब आता है बंगाल में? कब आता है? 1822 में। ठीक है, तो इतना चीज जो है याद रखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स में। अगला नाम जो हमें पढ़ना है वो लॉर्ड एमहर्स्ट का नाम आता है। ठीक है, किसका नाम आता है? लॉर्ड एमहर्स्ट का नाम आता है। ये 1823 से लेके 28 तक अपना पदवी को संभालते हैं। ठीक है, ये जो है असम को एनेक्स करते हैं, असम को अपने साम्राज्य में मिलाते हैं। ठीक है, ये जो है फर्स्ट बर्मीज वॉर लड़ते हैं और बर्मीज वॉर लड़कर ही जो है असम को मिलाते हैं। ठीक है, 1824 में। और ये जो युद्ध समाप्त होता है किस संधि के तहत होता है? यांडूब की संधि। हाँ, क्या है? यांडोब यांडबू या यांडूब यांडूब? यांडूब यांडूब यांडूब। ठीक है, इस संधि के तहत जो है YANDUB। DUB, हाँ वही लिखे। ठीक है, तो लॉर्ड एमस के बारे में जो है ये देखा। इनके समय में ही जो है बैरकपुर में एक म्यूटिनी होता है। म्यूटिनी एट बैरकपुर इन कब होता है? 24 अठारह अगस्त। सौ चौबीस में। 24। ठीक है, तो 1824 में इनके समय में एक म्यूटिनी होता है। ठीक है, तो प्रॉपरली अगर देखा जाए तो लॉर्ड एमहर्स्ट तक ही जो है प्रॉपर जो है गवर्नर जनरल बंगाल का चलता है। इसके बाद जो है 1828 में आ जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, और उसके बाद मालूम है कि बंगाल का गवर्नर जो है इंडिया का गवर्नर जनरल बन जाता है। और इस प्रकार से बेंटिक जो है मतलब आते तो वो, ठीक है, ठीक है, इनके मतलब ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ठीक है,
बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना। हाँ ठीक है, तो यहाँ से देखना शुरू करेंगे अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत। ठीक है, लॉर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेंटिक जो है पहले बनते हैं। इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो इन्होंने सती प्रथा को अंत करने का काम किया। ठीक है, सती प्रथा का अंत इन्होंने कर दिया। कब किया? 1829 में। ठीक है, किसकी मदद से किया? राजा राम मोहन राय के। इन्होंने राजा राम मोहन राय। हाँ, फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब शिशु जो महिला वध होता था, फीमेल इन्फेंटिसाइड पर भी जो है इन्होंने बैन लगाया। ठीक है, और इन्होंने भी जो है ठगी को जो है सप्रेस करने का काम इन्होंने किया। स्लीमैन का नाम आता है यहाँ पे, कैप्टन स्लीमैन का नाम आता है। 1830 में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, और इन्होंने जो है पॉलिसी ऑफ वॉर एंड एनेक्सेशन, युद्ध और जो है जो एनेक्सेशन की पॉलिसी थी उसको अबेंडन कर दिया, उसको छोड़ दिया। ठीक है, वॉर एंड ठगी प्रथा में ना मानव बलि दिया जाता था। ठगी प्रथा में बलि दिया जाता था, वही था ठगी प्रथा, इंसानों का। हाँ, इंसान का बलि दिया माता जाता काली था। का पूजा करते थे ठग लोग अच्छा और वो बलि देते ठीक है, थे। वो लोग करते थे। ठीक है, वो प्रथा नहीं था, मतलब वो उनका एक रिचुअल था। ठीक है, तो ठगी का मतलब क्या होता है, कोई बताइएगा ठगी क्या होता है? ठग लेता है, फुसला के नहीं होता है कि आपको बेवकूफ बना दिया। ठीक है, हम जो है इसके बारे में जो है ना एक फिल्म इस पे बनी हुई है, कभी मौका मिलेगा तो देखिएगा। ठग साउथ की मूवी क्या है, है वो? थीरन, साउथ की मूवी है थीरन। ठीक है, वो देखिएगा, अच्छा मूवी बनाया है। उसमें तो हर इसको मान लीजिए कि जैसे अभी जो है शंकरन नायर के ऊपर एक मूवी बनी है केसरी 2। ठीक है, उसमें ये उसमें शंकरन नायर को दिखाया है। शंकरन नायर के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, या आगे चल के भी पढ़ेंगे, कांग्रेस का सेशन उसमें फिर से नाम आएगा। तो शंकरन नायर जो थे एक वकील थे। ठीक है, और ये ब्रिटिश के एडवोकेट जनरल थे। ठीक है, और ये कांग्रेस का जो है अधिवेशन भी कर चुके हैं। तो ये जो है अपने पद से जो है इस्तीफा दे देते हैं, इसलिए क्योंकि और ये जो है जाके एक जो है अपमान का केस लड़ते जालियांवाला हैं। जो हुआ था। नहीं, इंग्लैंड में जाके लड़ते हैं अपमान का। लेकिन इनके कैरेक्टर को लेके, और उसमें हंसराज का नाम आता है, भारतीय जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था, और हंसराज को दिखाते हुए जो है बना देते हैं कि ये जो है जलियांवाला बाग को लेकर केस लड़ते हैं। अब जलियांवाला बाग को लेकर इन्होंने इस्तीफा तो दिया था, लेकिन उसको लेकर केस नहीं लड़ा था और उसको दुनिया पे लाने का काम नहीं किया। तो थोड़ा सा जो है क्रिएटिविटी को इस्तेमाल किया, तो घटना को घुमा दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से थीरन का देखिएगा तो उसमें जो है जो लूटपाट की घटना है, मर्डर है, वो आगे चलकर दिखाता है कि इन्हीं ठगों का कुछ वंशज बच जाता है जो आगे चलकर लूटपाट का घटना करता है, और कुछ स्लीमैन और जो है बेंटिक वगैरह का नाम लेकर जो है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इनके समय में जो है बेंटिक के समय में ही आपको मालूम है लॉर्ड मैकाले के जो है सजेशन पर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था। ठीक है, 1835 में लॉर्ड मैकाले का मिनट। ठीक है, और आपको बताया कि वॉर एंड एनेक्सेशन की पॉलिसी को इन्होंने अबेंडन किया, त्याग दिया, लेकिन एज एन एक्सेप्शन इन्होंने मैसूर, कूर्ग, कछार, ठीक है, इन तीनों को ऑन द ग्राउंड ऑफ मल एडमिनिस्ट्रेशन, कुशासन के आरोप लगाकर इन लोगों ने इन तीनों को जो है एनेक्स कर लिया, अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। एडमिनिस्ट्रेशन के ग्राउंड पर जो है इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक की पता होगा हो गया। इन्होंने ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की नींव रखी। ठीक है, मैकाले आयोग की सिफारिश पर भारत में शिक्षा का माध्यम किया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन में ये वाला पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो वो भी देख लीजिए। चलिए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि भारतीय प्रेस पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया, जिस कारण इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भी मुक्तिदाता कहा जाता है ना। ठीक है, लीटन का जो लगाया था ना उसको खत्म किया था रिपन, और 1799 वाला रद्द किया था लगाया प्रेस वाले पे। अब मेटकॉफ कौन सा हटाया था? 1799 वाला।
जो प्रथम सेंसरशिप हम अभी देख रहे थे ना, हाँ 1759। 1799 में वेलेस्ली के समय में जो लगाया गया, तो उसको हटाया था ना ये। चलिए, उसके बाद नाम आता है लॉर्ड ऑकलैंड का। ठीक है, हेलो, आ रहा हाँ हाँ आ रही है बस। ठीक है। तो मेटकाफ के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद अगला नाम आता है लॉर्ड ऑकलैंड का। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट घटना है वो है लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, ये 1836 से 42 तक रहते हैं, और इनके समय में जो है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है 1839 से लेके 42 तक चलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट घटना यही है। इनके समय में जो है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड को रिपेयर करवाया गया। ठीक है, इनके समय में ही मेडिकल की तैयारी करने वाले भारतीय छात्रों को ब्रिटिश संसद ने विदेश जाने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, जो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध था उसमें जगह जगह ब्रिटिशों की हार हो रही थी, इसलिए लॉर्ड ऑकलैंड को जो है वापस ब्रिटेन बुला लिया गया, और उनके स्थान पर अगला गवर्नर जनरल बनाकर लॉर्ड एलन बोरो को भेजा गया। एलन बोरो, ठीक है, ये 1842 से 44 तक गद्दी संभालते हैं। इन्होंने सिंध को अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। सिंध को अनेक्स किया था। कौन परेशान करता है? ठीक है, तो सिंध को एनेक्स करने का काम इन्होंने किया। ठीक है, कब एनेक्स किया था इसको? 1843 में। 43 में, 33 में आया था उसको करने, मतलब सॉरी ठगी वाला था, सॉरी। स्लेवरी को एंड करने का काम, दास प्रथा का भी अंत करने का काम इन्होंने किया 1843 में। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक जो है पॉलिसी अपनाई जिसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ मास्टरली एक्टिविटी। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी को हिंदी में बताइए। पॉलिसी तो नहीं, क्या बोले, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। इसके तहत जो होता था कि राज्यों में जो है ना परोक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करता था, कहता था अपना मैटर तुम खुद समझो। ठीक है, ठीक है, हम है लेकिन वहां पे हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, और इन्हीं के समय से रविवार को, की नीति वाला है। हाँ, अब इन्हीं ऐसा पे कोई निष्क्रिय शासनकाल। निष्क्रिय नीति था ना? क्या कह रहे हैं? निष्क्रिय हस्तक्षेप की नीति। निष्क्रिय निष्क्रिय हस्तक्षेप की नीति। निष्क्रिय और हस्तक्षेप की नीति। ठीक है, और इनके समय से ही जो है रविवार को, संडे को साप्ताहिक छुट्टी देने की प्रथा, रविवार को छुट्टी देने की प्रथा की शुरुआत हुई। ठीक है, एलन बोरो के बाद जो है नाम आता है हार्दिंग प्रथम का। ठीक है, इनका 1844 से 48 तक जो है समय रहता है। इनके समय में जो है प्रथम रिलेट कर लीजिए, एंग्लो सिख वार 1845-46 में होता है। एंग्लो सिख वार प्रथम होता है 1845 से 46 तक। ठीक है, और आपको मालूम है किस संधि के तहत ये समाप्त होती है? बोलिए। ट्रीटी ऑफ लाहौर की संधि। ट्रीटी ऑफ लाहौर, वेरी गुड, 1846 में। ठीक है, इनके समय में जो है होंड जाति में जो नरबली प्रथा चल रहा था
उसका अंत किया गया। ह्यूमन सेक्रीफाइस एबोलिश्ड, ह्यूमन सेक्रीफाइस बाय खोंड जाति, ठीक है, इसको एबोलिश या बैन कर दिया गया। ठीक है, तो 1848 तक जो है हार्दिंग प्रथम जो है राज वो करते हैं। उसके बाद जो है नरबली प्रथा जानते हैं क्या था? ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत जो खोंड जनजाति के जो लोग थे वो अपनी देवी देवता को खुश करने के लिए सुंदर, स्वस्थ और विद्वान मानव की बलि चढ़ाते थे। बताइए, एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ ओहो, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, सुंदर, स्वस्थ और विद्वान मानव की बलि चढ़ाते थे। ठीक है, अब अगला नाम जो आ जाता है वो शुरू हो जाता है फिर बैकग्राउंड तो में सब एकदम। यही कोशिश करता होगा कि हम नालायके रहे, हमको कोई जरूरी नहीं है विद्वान ठीक है, बनने का। इसके बाद जो नाम नहीं, आता है इस हिसाब से सभी मेंबर ग्रुप के जो है एलिजिबल है। उसके उसके बाद नाम आता है डलहौजी का। जरा पाकिस्तान वाले फिल्मों में जो बैकग्राउंड में एविल म्यूजिक बजता है, बजा दीजिए इस नाम के साथ। हाँ 1848 बिल्कुल 1848 से, रिलेटेबल है ना, तो 1848 से 56 तक जो है रूल करते हैं। और इनके बाद इनका जो टेन्योर भी है वो काफी हैपनिंग है, काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है आते हैं का जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसके ऊपर जो है प्रचुर मात्रा में देखिएगा कि क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशंस में, अलग अलग एग्जामिनेशंस में मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम जो है इसके बारे में हम कहेंगे तो ये एक साम्राज्यवादी यानी कि इंपीरियलिस्ट जो है और रिफॉर्मिस्ट गवर्नर जनरल हुआ, सुधारवादी गवर्नर जनरल हुआ। इसका असली नाम जो है एंड्रयू ब्राउन रामसे था। चूंकि ये क्वेश्चन ज्यादा बनता है तो डिटेल भी थोड़ा ज्यादा देंगे। ठीक है, एंड्रयू ब्राउन रामसे इनका असली नाम था। ठीक है, ये इंपीरियलिस्ट था, एक्सपेंशनिस्ट था जो कह लीजिए, और रिफॉर्मिस्ट भी था। ठीक है, इन्होंने भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने का काम किया, और जो विस्तार करने को लेकर जो पॉलिसी अपनाई, जो नीति अपनाई, उसको गोद निषेध प्रथा, राज्य हड़प नीति, अपहरण की नीति, हड़प व्यापक नीति। सिद्धांत, व्यापक सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है, अलग अलग नाम है। गोद निषेध प्रथा, राज्य हड़प नीति। ठीक है, हमारे नोट में अपहरण की नीति भी लिखा हुआ है, हमको मतलब नहीं समझ में आ रहा है लेकिन हम क्या बताएं। ठीक है, व्यापक अपहरण सिद्धांत। का मतलब भी वही होता है, हड़पना, हरण कर लेना। अच्छा, राज्य का अपहरण कर लेता था, हाँ, व्यक्ति का नहीं। हाँ, हाँ, राज्य को लेकर के जैसे जो है उसको हड़प लेता था। लक्ष्मी रानी बाई सबको नहीं था, बोला कि हाँ। नहीं आप जब तक कुछ सबको नहीं कर सकते, आपका राज मेरे राज में। अब चलिए ठीक है, आगे वैसा बढ़ते हैं। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो इसका एक नाम लिख दें क्या? ठीक है, गोद निषेध। नहीं ठीक है, ठीक है, बोल दीजिए ना सर, लिखना इतना चाहते डिटेल तो। ठीक है, तो गोद निषेध प्रथा, राज्य हड़प नीति, व्यापक सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस नीति के तहत वैसे देशी रियासत के राजा महाराज जो है, मतलब कोई भी देशी रियासत के राजा महाराज जो है वो पुत्र को गोद जो है नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसी घोषणा की गई, इसे ही गोद निषेध प्रथा कहा गया। इस नीति के तहत जिस राजा के अपने पुत्र नहीं होते थे, उनके निधन होने के बाद उनके राज्य को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था कि आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो इस राज्य हड़प नीति का जो है पहला जो है डॉक्ट्राइन ऑफ, इसको गोद निषेध प्रथा था उसका पहले। ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत। इसके तहत जो है पहला शिकार जो है सतारा बनता है। ठीक है, 1848 में। ठीक है, सतारा के बाद जो है जैतपुर और संभलपुर का नाम आता है 1849 में। उसके बाद जो है बघाट का नाम आता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पे क्वेश्चन पूछता है, मैचिंग पे या ईयर से मैच करने वाले पे या सीक्वेंस में भी पूछ देता है। उसके बाद बघाट के बाद नाम आता है उदयपुर का, महाराणा उदयपुर का साम्राज्य, राजपूताना, 1852। ठीक है, इसकी उदयपुर की स्थापना कौन करते हैं जी? इसके संस्थापक कौन है? चुरामल है, बदन सिंह और चुरामल। महाराणा प्रताप खुद इसकी स्थापना करवाते हैं। ठीक है, जो उनका जो राज्य कहाँ था, मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी जी?
तो उनका, अरे उनका जो एक महल है, बहुत अच्छा महल है, नाम भूल रहे हैं, चित्तौड़। हाँ, तो चित्तौड़ के युद्ध में जो है अकबर की जीत हो जाती है और ये लोग भाग कर जंगलों में जाते हैं और अपना खजाना को साथ ले जाते हैं। तो चूंकि पैसा था और साहसी थे, तो ये उदयपुर में जाकर जो है एकदम पहाड़ों के बीच में एकदम ये उदयपुर का महल बनवाते हैं और वहां से दोबारा शासन स्थान करते हैं। और यहीं पे जो है आगे चल के उदयपुर, और चूंकि बनवाते पूरा महाराणा तो वही थे, उदय सिंह ही थे, लेकिन अगर देखा जाए तो वर्चुअली उनके पुत्र जवान थे, वो ये विरुद्ध हो रहे थे। और जो महाराणा प्रताप जो थे उस समय, कुंवर प्रताप कह लीजिए, राजकुमार थे, वो काफी यंग थे, काफी एनर्जेटिक थे। तो सारा काम उन्होंने ये किया और इस महल का नाम उन्होंने उदयपुर, या शहर का नाम जो है उदयपुर रखा अपने पिता के नाम पर। और इसी उदयपुर में आगे चलकर उदयपुर की महाराणा उदय की मृत्यु हो जाती है और महाराणा जो कुंवर प्रताप थे वो महाराणा बन जाते हैं। और यहीं के से आगे चलकर जो है ये जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो उदयपुर को जो है 1852 में मिला लिया गया। उसके बाद नंबर आता है झांसी का। खूब ललित मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी 1853 में। ठीक है, चमक उठी 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, अगला नाम आता है नागपुर का 1854 में, ये नाम आता है। और फिर अंत में जो है अवध का या औध का नाम आता है, जिसके बारे में आप सबको पता है कि जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर मेल एडमिनिस्ट्रेशन को कुशासन का आरोप लगाते हुए जो है अवध पर कब्जा कर लिया। अभी आपने उससे पहले देखा कि कौन से राजा थे ये, बेंटिक, सॉरी, गवर्नर जनरल, जिन्होंने मैसूर को कोर्ग को नहीं, विलियम बेंटिक थे, जिसके बारे में आपको मैंने बताया कि ये वार ऑन एक्सेसिव को जो अबेंडन किया, लेकिन अपवाद के रूप में मैसूर, कुर्ग और कछार पर जो है मेल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है आरोप लगाते हुए कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो एक प्रेसिडेंस तो सेट था कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन के ग्राउंड पर राज्यों पर कब्जा किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी का आधार बनाते हुए जो है अवध को भी मेल एडमिनिस्ट्रेशन के ग्राउंड पर जो है एनेक्स कर लिया गया। ठीक है, चलिए, लॉर्ड, ये तो आपने देख लिया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डलहौजी के समय में जो है शिमला को समर कैपिटल बनाया गया। ठीक है, इनके समय में ही वुड्स डिस्पैच आया 1854 में। ठीक है, जिसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ठीक है, इसको याद करने का किसी को कोई ट्रिक है? कौन सा? ये वाला जो सीक्वेंस है, साजा है, लेकिन वो कॉपी में लिखा हुआ है। नहीं, हम बताए इसका है साजा साबा उजाना हो, सजैस बघाट उदय झांसी, सतारा जयपुर। बोलिए। सजैस बघाट उदय झांसी नाम, बस इतना याद करना है, सारा आ जाएगा। सजैस बघाट उदय झांसी नाम। अच्छा, इसमें क्रोनोलॉजी भी बहुत अच्छे से याद हो जाता है। 1849-50 है और सजैस बोले हैं तो उसमें जैस में 49 है, थोड़ा सा हाँ, मतलब ईयर याद कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा। जैसे इसको लिखे थे साजा साबा उझा नाव, सतारा जयपुर, संभल, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर और औध। ठीक है, तो अपना अपना ट्रिक सब लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैम बताइए, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग रहेगा, बाद में देख लीजिएगा। इनके समय में जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। ठीक है, 1854 में। इनके समय में ही जो है पहला रेलवे लाइन बिछाया गया बॉम्बे टू थाने 53 में। ठीक है, 53 में लिख लीजिए। इनके समय में ही रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। आज वो आईआईटी रुड़की कहलाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की। ठीक है, इनके समय में होता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, 1848 से 49। बताइए, रंजीत सिंह के समय उधर गया नहीं, पूछ रहा था कि स्मार्ट है, कहीं आके इधर इंटरफेयर करेगा तो दिक्कत कर देगा। और जैसे ही रंजीत सिंह गए, एकदम घर के एकदम मिला दिया उधर जाके। इनके समय में ही जो है फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिछाया गया।
ठीक है, देख रहा है कितना कुछ हो रहा है, रेलवे में हो रहा है, इंजीनियरिंग में हो रहा है, युद्ध भी चल रहा है, टेलीग्राफ भी आ रहा है, पोस्ट ऑफिस हो रहा है, वुड्स डिस्पैच, शिक्षा में विकास हो रहा है, कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, कितना कुछ हो रहा है। इसके पैरेलल कार्य सब देखिए चल रहा काफी, है ना, काफी कुछ हैपनिंग जो है इनका टेन्योर रहा है। इनके समय में पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना जुलाई 1854 में होती है। देख रहे हैं इंजीनियरिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पीडब्ल्यूडी की स्थापना हो रहा है। ठीक है, आज इंडियन सिविल सर्विस के लिए एग्जामिनेशन का सिस्टम इन्हीं के समय में स्टार्ट होता है, एग्जामिनेशन सिस्टम। और इंडियन सिविल सेवा, आपने पढ़ा था कि इंडियन सिविल सेवा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? कॉर्नवालिस, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस की बात करते थे कॉर्नवालिस की। तो 1853 का चार्टर एक्ट के तहत जो है उसमें भी आप ये चीज पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर इंडियन सिविल सर्विस इसके समय में स्टार्ट हुआ था। इनके समय में ये आया था विडो रीमैरिज एक्ट। ड्राफ्टिंग हुआ था, आया मतलब कैनिंग के टाइम में हुआ था। विडो अच्छा। रीमैरिज का ड्राफ्टिंग पूछेगा तो डलहौजी, और यदि हो गया था तो कैनिंग। ड्राफ्टिंग हुआ था ऐसा कह रहे हैं, चलिए लिख देते हैं। ठीक है, लोग वेरीफाई कर लेंगे एक बार। इनके समय में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट आया था 1856 में। मालूम है कि ये जो है सोशल कॉज जो है 1857 का बना था। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स लोग जो है माना जाता है कि बहुत ज्यादा इससे नाराज हो गए थे। ठीक है, बहुत ज्यादा कुपित थे, और आगे से चलकर जो है ब्रिटिशों ने इस प्रकार के रिफॉर्मिस्ट एक्शन लेने से दूरी बना ली अपनी, कि बोला कि भैया हम ये सब काम तुमको सुधारे भी और हम विद्रोह भी झेले, ये काम ना करना, हमको अपना साम्राज्य बहुत प्यारा है। ठीक है, तो त्यागी दिया कि भाई तुम अपने हाल पे रहो, तुमको जैसा ठीक लगता है करो। इन्हीं के समय में जो है सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ। एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ। ठीक है, और इसके तहत जो है लोअर बर्मा और एक जगह पेगू, इसको एनेक्स कर लिया गया। ठीक है, मतलब इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, और इन्हीं के समय में सिक्किम को इंडिया में मिला लिया गया। कहा जाता है कि 2 अंग्रेज अधिकारी के साथ बदतमीजी हुआ था सिक्किम में, इसको आधार बनाकर जो है सिक्किम को मिला लिया। देख रहे हैं अजब ही बकैती चल रहा है, हमारे 2 अफसर के साथ तुम को इंसल्ट कैसे कर दिया, चलो तुम्हारा राज्य मेरा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत सारे इवेंट्स जो है डलहौजी के समय में हुआ। ठीक है, डलहौजी के बाद जो है आ जाते हैं लॉर्ड कैनिंग। आज पूरा गवर्नर जनरल एंड ही कर देना है सर? क्या अब आधा घंटा समय बचा है, 20 मिनट, जहां तक होगा वहां खत्म करेंगे। आपको पहले ही बताए थे कि जो है इसमें आपका पूरा रिवीजन जो है पूरा लगभग मॉडर्न हिस्ट्री का हर सेक्शन को टच कर लेंगे। 1 बजे वाला जो समय है वो नहीं होगा ना? क्या चीज? नहीं, आपका टाइमिंग था ना 1 बजे हिस्ट्री से। हाँ, वो 1 बजे रहेगा। अरे वो बताया नहीं यार, मैंने देख रहे फोन पे फोन आ रहा है। लॉर्ड आज के लिए है या डेली 9 बजे से? हाँ जी, ये वाला समय सिर्फ आज के लिए। अच्छा, 1856 से 57 में तक जो है ये बंगाल के जो है या सॉरी इंडिया के गवर्नर जनरल रहते हैं, और उसके बाद 1857 से 62 तक जो है ये वाइस रॉय का पद संभालते हैं। ठीक है, और इसके बाद वाइस रॉय का पद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इनके समय में जो है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूरोप के तर्ज पर जो है यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, ठीक है, यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इन्हीं के समय में आपको मालूम है ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ठीक है, ये चैप्टर आगे चल के बाद में फिर से पढ़ेंगे। ये जो है प्रथम जो है वाइसराय बने इंडिया के। ठीक है, गवर्नर जनरल का पोस्ट जो है अबॉलिश कर दिया गया था। इनके समय में 1861 में आया था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं कि खाली देखते हैं जी? और इनके समय में जो है विल्सन के द्वारा
इनकम टैक्स नाम का चीज जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो पहली बार इनकम टैक्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? विल्सन के द्वारा, कैनिंग के समय में। ठीक है, इसके बाद में जो है हम जॉन लॉरेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये 1864 से 69 तक जो है रहते हैं। मेजर जो घटना इनके समय का है वो है भूटान वॉर 1865 में, और यहाँ पे आपने क्या देखा, यूनिवर्सिटी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में स्थापना किया गया। और जॉन लॉरेंस के समय में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। हाई कोर्ट की स्थापना किनके टाइम में? जॉन लॉरेंस के समय में। हाई कोर्ट 1861 में हुआ था ना सर, तो कैनिंग के टाइम में होगा ना। देखिएगा जरा एक मिनट, 61 में देखिएगा जरा एक मिनट, हमने इसको जॉन लॉरेंस के समय में ही लिखा है आपके नोट्स में। जॉन लॉरेंस हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था कैनिंग के समय में। नहीं, रुकिए, सही कह रही है मैडम। इनसे पहले, जॉन लॉरेंस से पहले जो है आते हैं लॉर्ड एल्गिन, ये 1862 से 64 तक रहते हैं। ठीक है, और 64 से 69 तक रहते हैं जॉन लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन के समय में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में हाईकोर्ट का गठन होता है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। ये होता है 1861 में एल्गिन के समय। सर 62 का कैनिंग का टाइम पीरियड है सर, 61 में हो रहा है तो कैनिंग के टाइम में होगा। कैनिंग में होगा 62 में है ना, तो 62 तक कैनिंग का टाइम पीरियड है ना। सर्च कीजिएगा, जो हम नोट्स भेजे हैं आप लोगों के ग्रुप में, उसमें एल्गिन के समय में ही दिया हुआ है 62 में जो है। तो उस समय शायद लॉर्ड एल्गिन आ गए थे। 62 जो है कैनिंग का समाप्त हो रहा है और एल्गिन का शुरू हो रहा है। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए, कोई गूगल कर लीजिए। अच्छा, एक्ट आया था सर, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में। वो तो यहाँ बता ही दिए हैं, ये तो हम आपको बता ही दिए, यहाँ पे एक्ट आया है, ये देखिए। ठीक है सर, 62 में तो फिर हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, लॉरेंस के समय जो है अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, जिसे शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा जाता है। इन्हीं के समय लॉरेंस के समय 1866 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा, और इन्हीं के समय 1866 में इलाहाबाद में भी हाईकोर्ट का गठन किया गया, जॉन लॉरेंस के समय में। जॉन लॉरेंस के टाइम में ही पंजाब टेनेंसी एक्ट आया था और अवध टेनेंसी एक्ट। कंफर्म है? लिख दे। पंजाब टेनेंसी एक्ट सर 1868 में पंजाब। क्या सर? कंफर्म है तो लिख देते हैं पंजाब। हाँ लिख दीजिए, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868 में, और अवध टेनेंसी एक्ट कब हुआ था? अवध टेनेंसी एक्ट का ईयर तो नहीं माइंड में है, बट उसका पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868 में। ठीक है, उसके बाद टेन्योर आता है मेयो का। ठीक है, फर्स्ट सेंसस। ठीक है, इसकी हत्या हो जाती है वाइल इन ऑफिस, ऑफिस में रहते हुए इनकी हत्या होती है। ठीक है, मतलब सिटिंग जो है वाइसरॉय का हत्या हो जाता है। ठीक है, हत्या कहाँ पर होती है? अंडमान निकोबार में ना। ठीक है, एक प्रिजनर शेर अली के द्वारा जो है पोर्ट ब्लेयर, वही पोर्ट ब्लेयर इसकी हत्या कर दी जाती है। इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना किया, किसी विभाग का गठन किया। ठीक है, अजमेर में मेयो कॉलेज और काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज। अगला नाम आता है नॉर्थ ब्रुक का। ठीक है, नॉर्थ ब्रुक जो है 1872 से 76, इनके समय पंजाब में कूका आंदोलन हुआ। कहाँ हुआ? पंजाब में। पंजाब में
ठीक है, जिसको दबा देते हैं, सरकारें अपना है। ठीक है, इन्हीं के समय जो है स्वेज कैनाल के खुलने के कारण भारत और यूरोप के बीच दूरी की कमी हुई, जिस कारण इंडिया और यूरोप के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है, इनके समय में जो है नेटिव मैरिज एक्ट आता है। आया था। कब आता है? 72 में, ठीक है, 1872 में। ठीक है, जिसमें 18 साल 14 साल और 14 साल का जो है उम्र निर्धारित किया गया। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आज AMU के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875। ठीक, चलिए अब नाम आ जाता है लिटन का। यो डल बदमाशी था। ये 1876 से 80 तक रहते हैं। ठीक है, ये जो है पोएट भी थे और साहित्यकार भी थे, कवि और साहित्यकार थे। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में योगदान को लेकर इनको ओवेन मेरिडिथ का उपनाम दिया गया। ठीक है, ओवेन मेरिडिथ का उपनाम जो है इनको दिया गया। इन्होंने ही इंडियन सिविल सेवा में शामिल होने को लेकर उम्र को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। ठीक है, इनके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। पता है सबको क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? इंडियन न्यूज़पेपर, जितने भी जो भारतीय भाषाओं में जो न्यूज़पेपर या पत्रिकाएं छपती है उनके पब्लिशर को फोर्स किया गया कि आके जो है आप बॉन्ड भरिए। ठीक है, एग्रीमेंट साइन कीजिए कि आप सरकार के प्रति द्वेष बढ़ाने वाली, द्वेष की भावना उत्पन्न करने वाले लेख नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड भरवाया जाता था, नहीं तो उनकी सारी संपत्ति ऐसा करने पर जब्त कर ली जाती है। ठीक है, हमने पढ़ा था डेवलपमेंट वाला में कि जो है इसके तहत जो है बाल गंगाधर तिलक जो है जेल भी गए थे। ठीक है, कई सारी पत्रिकाएं बंद हो गई। सोम प्रकाश था ना जो रातों रात जो है कन्वर्ट हो गया था। कौन था सोम प्रकाश? था कौन सा था? सोम प्रकाश तो रातों रात जो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया वर्नाकुलर लैंग्वेज से इस एक्ट को डिफाई करने के लिए। इनके अमृत बाजार था ना, अमृत बाजार पत्रिका। हाँ, वो अमृत बाजार पत्रिका नहीं, अमृत बाजार पत्रिका अमृत बाजार बदल लिया था भाषा अपना, सोम प्रकाश थोड़ी। ठीक है, आर्म्स एक्ट आया इनके समय में जो 1878 में कि हथियार नहीं रख सकते भारतीय। इनके समय में सेकेंड एंग्लो अफगान वार होता है 1878 से लेके 80 तक। ठीक है, इनके समय में ही महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। इसको महारानी विक्टोरिया को ठीक है दी गई थी ना। ठीक है, कब दिया गया था? एक दिल्ली दरबार के समय। कब दिया गया था? 1877 दरबार में 1877। कौन सा था ये? फर्स्ट दिल्ली दरबार। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट दिल्ली दरबार। ठीक है, चलिए तो लिटन के बारे में हम लोग जो है इतना ही पढ़ेंगे। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो इनके समय में जो है सीवियर फेमाइंस आया। ठीक है, व्यापक पैमाने पर जो है अकाल पड़ा है ना 1876 से लेके 78 तक। ठीक है, कहाँ कहाँ पे फैमान आया था? मद्रास में, बॉम्बे में और मैसूर के क्षेत्र, मैसूर, हैदराबाद, इन सब क्षेत्रों में अकाल पड़ा था। और इसको लेकर जो है फेमाइंस को देख के लिए, इसके ऑब्जर्वेशन के लिए और रिकमेंडेशन देने के लिए स्ट्रैची कमीशन का जो है गठन हुआ। ठीक,
लिटन के समय में ही जो है रॉयल टाइटल्स एक्ट आया। कोई बताइएगा इसके बारे में, क्या था रॉयल टाइटल्स एक्ट? तो जो राय बहादुर हो गया, कैसर हिंद हो गया, नाइटहुड हो गया, ये सब रॉयल टाइटल्स था। तो जो अंग्रेज की मदद करते थे ना, तो उसको कुछ कुछ टाइटल देके जो है लल्लो चप्पो कर लेता था। चलो भाई तुम खुश हो जाओ तुम भी, ठीक है। बेसिकली मोटिवेट करता था कि लोग जो है सरकार के प्रति जो है लॉयल बने रहे, ठीक है, वफादार बने रहे, ठीक है। 1876 में आया, ठीक है। चलिए, इतना था लॉर्ड लिटन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को पढ़ेंगे। इनका जो है 1880 से लेकर 84 तक चला, ठीक है। इनको जो है भारत का उद्धारक कहा जाता है, भारत का उद्धारक कहा जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा कहा गया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत का उद्धारक, उद्धारक मतलब क्या, लिबरेटर ऑफ इंडिया कहा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि थ्रोन ऑफ मैसूर को, मैसूर की गद्दी को जो है रीइंस्टेट कर दिया गया था, रीस्टोर कर दिया था 1881 में, ठीक है। इन्होंने वर्नाकुलर, जो रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया इन्होंने। कब हटाया? 81 में, 82 में, 83 में। 82 में, है ना। और इनके समय में जो है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया। कब आया? 81 में। 1881 में, ठीक है। लोकल गवर्नेंस का जो है पहला रिजोल्यूशन आया, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का पहला गवर्नमेंट रिजोल्यूशन आया, ठीक है। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नेंस आया इस पे 1882 में। और यही कारण है कि इनको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। हिंदी में क्या कहेंगे? स्थानीय स्वशासन का जनक। हाँ। बोला कीजिए ना, कम से कम हिंदी में तो बोला कीजिए। अंग्रेजी में टर्म बोलते तो हिंदी में उसका टर्म बोला कीजिए। स्थानीय हिंदी ठीक है, वो बोल दीजिए। स्वशासन का जनक, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है, ठीक है। इनके समय में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। कोई बताइएगा क्या था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी? इसमें वही था ना कि जो भारतीय मूल के न्यायाधीश वगैरह होंगे वो अंग्रेजों का भी सुन सकते हैं केस राइट, वगैरह। ठीक है। तो ये अंग्रेजों को कहा कि ये कैसे चलेगा, इससे तो मेरा जो हेजमनी है वही समाप्त हो जाएगा, मेरा आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। अगर भारतीय जो हमारा ट्रायल करते रहे तो अपने हिसाब से जो हम जो है झूठ साच करते हैं और अपना जो हम लोग बायस डिसीजन मेकिंग का काम ये लोग करते थे, उस पर तो जो है एक प्रश्न चिन्ह लग जाता। इसलिए अंग्रेजों ने कर दिया विद्रोह, ठीक है। मतलब बेसिकली इंडियन और यूरोपियन जजेस को इक्वलाइजेशन या एकीकरण करने का जो बात है वो आया था, समानीकरण करने का बात आया था, इक्वलाइज किया गया था कि इंडियन जज और यूरोपियन जज में कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। यूरोपियन जज जो काम कर सकता है वो काम इंडियन जज भी कर सकता है। तो इसका विद्रोह जो है विरोध अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। चलिए कुछ नाम और लिखते हैं। एडुकेशन के क्षेत्र में कमीशन आया एक, क्या नाम था उसका? कब आया? अरे साफ ब्लैंक है क्या? आप लोग बोल काहे नहीं रहे हैं? क्या है क्वेश्चन, क्या है? हंटर कमीशन आया, कब आया? इनके समय से रेगुलर सेंसस होने लगा। तो बताइएगा रेगुलर सेंसस कब से होना प्रारंभ हुआ? 81 से ना, 1881। ठीक है। इनके समय में होता है तीसरा बर्मीज वॉर, थर्ड बर्मीज वॉर इनके समय में होता है। बोर हो गए क्या जी आप लोग? नहीं। थर्ड बर्मीज वॉर जो है इनके समय में हुआ था और इसके तहत जो है, चलिए थर्ड बर्मीज वॉर हुआ था इतना याद रखिए। और इनके समय में नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए, गलत में घुस गया।
देख रहे हैं विरोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि लोग जो है इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं। हम डफरिन में प्रवेश कर गए हैं बर्मीज वॉर के साथ, लेकिन जो है लोग बोल नहीं रहे हैं। चलिए, तो यहां तक जो है रिपन के बारे में था। ठीक है, चलिए यहीं पर एंड सिविल करते हैं। सेवा वाला आयु फिर से बढ़ा दिया था, 19 से 21 कर दिया था। 19 से बढ़ा के 21 कर दिया था। किसको? रिपन के टाइम पे ही किया था ना, 19 से सिविल सेवा की आयु रिपन बढ़ा फिर के से 21 बढ़ा वर्ष। दिया था उसकी, 19 से 21 कर दिया था। ठीक है, तो हमने जो है रिपन तक आज पढ़ लिया है। डफरिन के आगे जो है कल पढ़ेंगे। डफरिन है, लैंसडाउन है, तो कुल मिला के 1884 तक हम लोग आज पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।